भाई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भाई हैं, सरकार के हिसाब से काम करते हैं, हमें इनकी मदद लेनी, हमारा इनका कोई झगड़ा नहीं है। आप गौर से सुनो मेरी बात को। कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, कई पार्टियों के चेहरे बेनकाब हुए, कई नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए, कई सामाजिक संगठनों के चेहरे बेनकाब हुए, और सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई नारा हुआ है तो वो नारा है जो नारा लग रहा था कि जात पात के करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो नारा भी बेनकाब हो गया, वो नारा झूठा था। अगर वो नारा सच्चा होता तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मंडल कमीशन की बात आती है, जब SC आयोग की बात आती है, SC एक्ट की बात आती है, जब UGC की नई गाइडलाइन की बात आती है, तो आप आंदोलन क्यों करते हो हमारे खिलाफ? क्यों हमारे खिलाफ आंदोलन करते हो? क्यों आप हमारे खिलाफ आंदोलन करके सड़कें जाम करने का काम करते हो? क्यों आप आंदोलन करके जो कहते थे कि प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उन्हीं प्रधानमंत्री को बताओ कहा गया, नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया। तो जिस प्रधानमंत्री के राज में आपको EWS मिला, उन्हीं प्रधानमंत्री को जब एक आपको काल्पनिक ऐसा लगा कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर जो है जांच बैठ सकती है, उन पे जो है उन पे मुकदमा दर्ज हो सकता है, सिर्फ काल्पनिक, कोई मामला सामने नहीं आया। हम पे तो उदाहरण है, मैं बताऊंगा पूरी बात में, हम पे उदाहरण, कोई मामला सामने नहीं आया तो आप आंदोलन करने चलाए। क्योंकि जब भी मंडल कमीशन कहां से हिंदुओं के खिलाफ था, मुझे बताओ। अगर मेरे भाइयों को कुछ मिल रहा है और मैं विरोध कर रहा हूं तो मैं कहां से उनका भाई हुआ, आप मुझे बताओ। देखो बहुत कुछ बेनकाब हुआ। बेनकाब ये हुआ है कि जाति सत्य है, जाति सत्य है, और जाति को ठुकराया नहीं जा सकता। जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, उसी को जाति के आधार पर गाली देने का काम करते। इसका मतलब जब तक वो व्यक्ति आपका काम करेगा तब तक आप उसको पलकों बिठा के रखोगे। जैसे ही वो कोई और उनका रोल भी नहीं UGC में, तो आप उनको गाली देने लग जाओगे। ये है जाति का सत्य। मैं और बताता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फांसी क्या। एक मामला हुआ एक बैंक में, दो बेटियां थी। वो एक बेटी कहती है कि मैं ठाकुर, और दूसरी बेटी है ब्राह्मण समाज की है। मैं तो तमाम महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन आप देखो कि उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, और दूसरी बेटी ने क्यों नहीं कहा मैं हिंदू हूं। एक ने कहा मैं ठाकुर हूं, दूसरे ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, और दोनों अपने अपने समाज से समर्थन मांग रही है, और दोनों के विरोध में एक दूसरे के समाज के लोग गाली बकने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ग की बात ही नहीं है, ये बात जातियों तक जाती है जब आपके अधिकारों पर हमला होता है। और सबसे बड़ी बात देखो, जिनके बच्चों को जो बच्चे मर रहे हैं जिनके, क्योंकि 118% की वृद्धि हुई अपराध में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, एजेंसियों के आंकड़े कह रहे हैं। 118% की वृद्धि हुई, और कानून की ये गाइडलाइन कैसे बनी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि गाइडलाइन बनाओ UGC को। UGC ने गाइडलाइन बनाई, हमने नहीं बनाई, और उस गाइडलाइन में जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, क्योंकि गाइडलाइन तो 2012 में बनी थी, 2012 में बनी थी, लेकिन जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, तत्काल विरोध शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नारे के पीछे अगर कुछ है तो वो पिछड़े वर्ग के लोगों का विरोध है। इस बात को मेरी आप याद रखना। ये सरकारें, इनकी सोच पिछड़ा वर्ग विरोधी है, और हम इस बात को इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हमारे लिए लड़ रहे थे, छत्रपति साहू जी महाराज हमारे लिए लड़ रहे थे, EV पेरियारामा नायकर, स्वामी प्यारेलाल यादव हमारे लिए लड़ रहे थे, महामना राम सुवर्मा चौधरी, महाराज सिंह भारती सर छोटूराम, चौधरी चरण सिंह हमारे लिए लड़ रहे थे। इसलिए आज हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि हम अपने भाइयों को अकेला नहीं महसूस होने देंगे, उनके साथ खड़े। क्या है साथियों, UGC की बात हुई है, मैं पूछना चाहता हूं कोई ऐसा प्रोटेस्ट बताओ जो UGC के विरोध में हुआ हो और पुलिस ने उन पर लाठी चलाई हो। कोई एक विरोध आप मुझे बताओ पूरे देश के अंदर, या उनको पकड़ के खींचा हो, या उनके कार्यक्रम में इस तरह से माइक उठा के बीच बीच में कहा हो कि मैं आपके लोग कम है, आपके लोग ज्यादा, कभी हुआ क्या? लेकिन जैसे आप लोग आंदोलन करने हैं, कहाँ BHU में, कहाँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, कहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कहाँ JNU में, कहाँ DU में, आपको पीट भी रहे हैं और पीट के उठा के बंद भी कर रहे हैं। क्योंकि जो समाज प्रभावी होता है, जिनके पास मीडिया होता है, जिनके अधिकारी होते हैं, जिनकी एजेंसियां होती हैं, जिनके पास वॉइस होती है, उनकी छोटी से छोटी बात भी लाखों मील तक दूर जाती है, और जिनकी आवाज नहीं होती उनको हत्या करके लटका दिया जाता है। तो चारों तरफ सुनसान, चारों तरफ इस तरह का चुप्पी होती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस देश में क्या नहीं सामने,
क्या नहीं सवाल थे इसमें? हमने लक्ष्मणपुर बातें कांड सुना, जहां हमारी माओ के पेट चीर के और जो बच्चे थे पेट में उनको निकाल के तलवार के नोक पे खड़ा कर दिया। क्या नहीं देखा हमने देश में? इस देश के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों में क्या नहीं कहा? कितने दंगे, कितने जुल्म, कितनी लाशें हमारी जो है, क्या 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 बयान करूं मैं? क्या क्या नहीं सहा देश में? कितने दंगे, कितनी एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, कितनी बच्चों की इज्जत लुटती है? मैं कहता हूं सार्वजनिक करो, रिकॉर्ड उठा के बताओ कि जिन बच्चों की 1 लाखों की संख्या में इज्जत लुटती है, किस समाज की? किस समाज के? बताओ इस समाज को, क्योंकि ये समाज सोया हुआ है। इनको नहीं पता कि रोज इनकी बच्चियों को, बेटियों को कहीं ना कहीं प्रदेश में, देश में जुल्म जाति का शिकार होना पड़ रहा है। और जब न्याय मांगने जाते हैं तो लाठियों से स्वागत होता है, अपमानित गाली दी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नारा तार्किक नहीं है, जो नारा लगा के आपको लंबे समय से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये नारा तार्किक होता तो मैं गारंटी देता हूं कि यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोई आदमी सड़क पे नहीं आता। वो कहता कि यूजीसी गाइडलाइन, अच्छा डर कौन, डरेगा कौन? कानून कितने हैं इसमें? 302 है, 304 है, 308 है, 307 है। कितने कानून है? इतने कानून बने हुए हैं, हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है। कोई दुरुपयोग का एक तो मामला आता 2012 से SC/ST के उसमें गाइडलाइन बनी हुई है। आप पे 10 मामले हैं जो आपके खिलाफ फर्जी दर्ज हो गए हो, कुछ तो होगा आपके पास जिसके आधार पर आप कह रहे हो, लेकिन कोई तथ्य नहीं है। एक ही तथ्य है कि हमें अपराधी मान ले। हम कहां अपराधी मान रहे हैं भाई? हम कौन है अपराधी मानने वाले? कन्वेंशन रेट कहता है कोर्टों का। हम तो किसी को सवाल नहीं करते कि जब हाई जुडिशरी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, हम तो तब भी सवाल नहीं करते। हम जैसा घूमा मेरा कौन लोग होगा? पब्लिक जाम लग गया है। कौन होगा? कौन होगा? हमसे ज्यादा सीधा सच्चा व्यक्ति तो इस देश में कोई भी नहीं होगा, जो जुल्म भी सहता है और चुप भी रहता है। जानवर भी अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम लोग तो अपने हक के लिए भी लड़ पाते हैं। हमसे ज्यादा सीधा भोला कौन होगा? और इसी भोलेपन का फायदा लंबे समय से उठाया जा रहा है। प्यारे साथियों, इसका एक उदाहरण बताता हूं कि क्यों लड़ना पड़ता है। मध्य प्रदेश में 90 के बाद, जब मंडल कमीशन के बाद आरक्षण लागू हो गया पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो आज भी वो भैया खड़ा है। 13% आरक्षण वहां जो संवैधानिक 27% मिला है, उसमें से भी 13% मिलता है। वो रोज आंदोलन करते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट उस मामले को, फाइल को नीचे दबा के रखा। क्यों नहीं सुनता? जब आपने एक दिन पहले PI दाखिल हुई और अगले दिन सुनवाई कर ली, तो हमें पीड़ा होती है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश का सालों भर पड़ा रहता है कोर्ट में, जब 27% रिजर्वेशन का मामला सालों पड़ा रहता है और आप कभी सुनवाई नहीं करते हो। मेरे आज भी याद है, जब डिमोशन हुए थे उत्तर प्रदेश में, एक पूर्व की सरकार थी, जब उनके निगरानी में डिमोशन हुए थे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले डिमोशन कराओ, उसके बाद हम सुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे हकों की बात आती है तो क्यों चुप्पी थाम लेते हो आप? हम तो उम्मीद लगा बैठे हो कि आप न्याय के देवता हो, आप न्याय की मूर्ति हो, आप न्याय करोगे। क्या ऐसा गाइडलाइन में, जिसमें गाइडलाइन ना पड़ी, आप मुझे बताओ, क्या उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उद्देशिका में नहीं जोड़ा गया? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सारे सामान्य जाति के बच्चे, तो कैसे सामान्य जाति के खिलाफ हो गया? इसमें महिलाओं को जोड़ा गया है, इसमें दिव्यांगजनों को जोड़ा गया है, कैसे किसी के खिलाफ